नमस्कार। आज की वीडियो में मैं गांधी युग के विषय में चर्चा करूंगा। इसमें सबसे पहले हम लोग इनकी पृष्ठभूमि देखेंगे, उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानेंगे, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी क्यों गए, कब गए, ये जानेंगे। वहाँ से उनकी वापसी कब होती है, ये जानेंगे। और भारत आने के बाद इनका विभिन्न आंदोलनों में क्या क्या योगदान रहा, ये देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले इनकी पृष्ठभूमि से। नमस्कार, मैं अनुराग रंजन आज आप सबों के बीच गांधी युग से संबंधित विषयों पर चर्चा करूंगा। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न पूछे ही जाते रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। पिता करमचंद गांधी थे, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी, और इनकी विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में हो गई थी। आइए अब जानते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। प्रारंभ में इनकी शिक्षा गुजरात में ही हुई। उसके बाद वे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए सन 1889 में इंग्लैंड चले गए तथा वे पढ़ाई को पूरी कर सन 1891 में भारत वापस आए। तो ये थी इनकी शिक्षा। आइए अब आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वे वापस आए, भारत आए, तो एक मुस्लिम व्यापारी था जिनका मुकदमा दक्षिण अफ्रीका में चल रहा होता है। तो सन 1892 ईस्वी में उस मुस्लिम व्यापारी को गांधी जी के बारे में पता चला कि ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर लौटे हैं। तो इन्होंने काफ़ी आग्रह किया गांधी जी से कि वो उनके साथ दक्षिण अफ्रीका चलें और उनका केस देखें, का मुकदमा देखें। सन 1893 ईस्वी में उनके बुलावे पे वे मुकदमे लड़ने को तैयार हुए और दक्षिण अफ्रीका चले गए। जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं तो वहाँ पे डरबन से प्रिटोरिया जाने के दौरान एक मरीन्सबर्ग स्टेशन है जहाँ पे इन्हें काले गोरे का भेद बोलकर ट्रेन से उतार दिया जाता है। यही इनके जीवन की एक टर्निंग पॉइंट रही। इसके बाद गांधी जी ने सन 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। द इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन भी उनके द्वारा ही किया गया। सन 1904 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में ही सन 1906 ईस्वी में इनके द्वारा किया गया। हिंद स्वराज नामक पुस्तक का प्रकाशन भी सन 1909 में इनके द्वारा किया गया। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं, जिसकी खुशी में हम लोग आज भी 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाते हैं। आइए अब जानते हैं उनके भारत आगमन के पश्चात क्या क्या होता है, देखेंगे, विभिन्न घटनाक्रम को देखेंगे। महात्मा गांधी के भारत आने के उपरांत उस समय यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा होता है। महात्मा गांधी भारतीयों को अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसी समय लोग उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा देते हैं। ये अपने जीवन में गोपाल कृष्ण गोखले से काफ़ी प्रभावित थे और इन्हें ही अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि इनके आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे। सन 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, अब आगे देखते हैं विभिन्न आंदोलनों में इनका क्या क्या योगदान रहा। सर्वप्रथम हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह इनका पहला आंदोलन था, सत्याग्रह था, जो बिहार के चंपारण जिले में किया गया। यह तीन कठिया प्रणाली के विरोध में था।
अब 3 कट्ठिया प्रणाली होती क्या थी? तो प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अंग्रेजों के द्वारा ऐसा किसानों को बाध्य किया गया था करने के लिए। इसके विरोध में किसानों ने महात्मा गांधी को आग्रह किया कि वो उनके साथ चले और इनका विद्रोह देखें। महात्मा गांधी सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग भारत में 1917 में ही किए थे, इसी आंदोलन में। इनके कुछ सुखद परिणाम सामने आए और नील की खेती करने को किसान को फिर बाध्य नहीं किया जाने लगा। यह आंदोलन सफल होने के उपरांत अगले वर्ष यानी कि सन 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल मजदूर का आंदोलन प्रारंभ हो गया। सन 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी गंभीर रूप से फैलने लगी थी, जिसके कारण मिल मजदूरों को बोनस दिया जाता था और सन 1918 में मिल मालिकों ने इस बोनस को समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में मिल मजदूरों ने आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का सहारा इसी आंदोलन में लिया था। इसके ठीक 7 दिनों के बाद गुजरात के एक खेड़ा नामक स्थान में आंदोलन हुआ। यह आंदोलन का मुख्य कारण था फसल नष्ट होने के बाद भी अंग्रेजों के द्वारा लगान का मांगा जाना। सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात गांधी जी से इसी आंदोलन में हुई। फलस्वरूप ये आंदोलन भी सफल रहा और गांधी जी यहाँ से काफ़ी हाईलाइट हो चुके थे। इसके बाद आते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन की ओर। सन 1919 ईस्वी में तुर्की में मुसलमानों के खलीफाओं के साथ अंग्रेजों का दुर्व्यवहार किया जाने लगा। अंग्रेज दुर्व्यवहार करने लगे। खिलाफत का पद चूंकि मुसलमानों के लिए काफ़ी उच्च पद होता है, तो मुसलमान ये व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सके। फलस्वरूप यह एक आंदोलन का रूप लिया, जिसकी शुरुआत तो अली बंधुओं ने की, परंतु नेतृत्व बाद में गांधी जी ने किया। गांधी जी का इस आंदोलन को नेतृत्व करने का मुख्य उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों का साथ। इससे इस आंदोलन में गांधी जी का मुसलमानों का साथ देना काफ़ी अच्छा रहा। इसके अच्छे सुखद परिणाम भी भविष्य में सामने आए। अब आते हैं हम लोग असहयोग आंदोलन की ओर। सन दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन की घोषणा की गई। यह आंदोलन एक्चुअली जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और रॉलेट एक्ट के खिलाफ में था। इस आंदोलन के तहत दिनांक 5 फरवरी 1920 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक चौरा चौरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों को जेल में बंद कर आग लगा दिया जाता है। यह आंदोलन और भी उग्र हो गया होता अगर इसे शांत न किया जाता, परंतु महात्मा गांधी ने इस घटना से आहत होकर इस आंदोलन को दिनांक 11 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया। हालांकि कुछ नेताओं ने जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास इत्यादि ने इसका काफ़ी विरोध किया था। अंततः यह आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। हालांकि समाप्त करने के बाद गांधी जी को काफ़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्वराज पार्टी का गठन। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एवं अन्य नेतागण काफ़ी खफा थे। वे अब अपनी अलग विचारधारा से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहते थे, जिसके कारण वह सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, जिसका उद्देश्य विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना था। हालांकि सन 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो गांधी और चित्तरंजन दास के बीच समझौता हो जाता है।
जिसे गांधी और दास समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मुख्य बात यह है कि महात्मा गांधी अपने जीवन काल में मात्र एक बार ही वो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे और वह सन 1924 का ईस्वी था। अब आगे देखते हैं दांडी यात्रा एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सन 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा पर निकल पड़ते हैं, जो नमक कानून के विरोध में था। 24 दिनों की यात्रा के बाद वे दिनांक 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत की जाती है। यह पहली ऐसी आंदोलन रही जिसमें महिलाओं का साथ अत्यधिक रहा। महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही थी इस आंदोलन में। इस दौरान सरोजिनी नायडू हमेशा महात्मा गांधी के साथ रही। आइए अब देखते हैं गोलमेज सम्मेलन एवं गांधी इरविन समझौता। यह काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शांत करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। तीनों गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हुए। यह सन 1930, 1931 एवं 1932 में बुलाए गए। गांधी जी अपने 11 सूत्रीय मांग को लेकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दिनांक 5 मार्च 1931 को भाग लिए थे, जिसे ही गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस समझौते में गांधी जी के द्वारा जो मांग पत्र प्रस्तुत की गई थी उस पर कुछ भी अमल नहीं किया गया। इसके कारण गांधी जी वापस भारत आ गए एवं पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। इसमें एक जो मांग था वो ये भी था कि बंदी जो कैदी थे उनको रिहा करने की मांग थी। हालांकि अंग्रेज ने इन्हें माना नहीं था, स्वीकार नहीं किया था। इसी के उपरांत भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दलितों का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र इंसान थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब आते हैं पूना पैक्ट की ओर। गोलमेज सम्मेलन से वापस होने के बाद भीमराव अंबेडकर को वहाँ पे सन 1932 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, इनके द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी गई। सांप्रदायिक पंचायत थी क्या? तो इसके तहत दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र सौंप दिए जाते हैं। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। उनका मुख्य उद्देश्य होता है भारतीयों में आपस में फूट डालना, इसलिए वे सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करते हैं। इसके तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिए जाते हैं और उसमें ये अधिकार दिए जाते हैं कि दलित मिलकर ही अपने दलित का चुनाव करें और वहाँ पर वोट देने का अधिकार सिर्फ दलितों को दिया जाता है। यह भारतीयों में फूट डालने का एक प्रयास होता है ताकि वे एकजुट ना हो सके। इसके बाद सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में पूना में गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता किया जाता है, जिसके तहत दलितों के निर्वाचन क्षेत्र में तो निर्वाचन की मंजूरी तो दी गई, लेकिन इसमें वोट देने का अधिकार सभी को दे दिया गया और इस समझौते को ही पूना समझौता या पुणे पैक्ट के नाम से जाना जाता है। आइए अब आगे देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसकी शुरुआत सन 1940 ईस्वी में की गई। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के पहुनार जिले से की जाती है, जिसमें विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे जिन्हें मुख्यतः भूदान आंदोलन के लिए जाना जाता है, जबकि दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। आइए अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया अंतिम आंदोलन था, जिसका प्रस्ताव मुंबई में पास किया गया एवं दिनांक 8 अगस्त 1942 ईस्वी को इसकी घोषणा पत्र तैयार की गई। इस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया। यह आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता पर की गई थी, जिसे ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है। घोषणा पत्र जारी करने के बावजूद दिनांक 9 अगस्त
1942 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी दौरान बिहार के पटना में दिनांक 11 अगस्त 1942 को 7 शहीदों की घटना को भी अंजाम दिया जाता है। तो ये थे महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन एवं उनकी भूमिका। अब जानते हैं स्वतंत्रता कब मिलती है और इनके बाद महात्मा गांधी का क्या होता है। भारत को आज़ादी सन 15 अगस्त 1947 को मिल जाती है। उस समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे। इसके ठीक 5 महीने के बाद 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर कर दी जाती है। तो ये थे महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन और कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थे। कुछ और बातें जो महात्मा गांधी से जुड़ी है, आइए देखते हैं। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फ़कीर कहा है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा सन 1944 ईस्वी में इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी। हरिजन पत्रिका की शुरुआत गांधी जी के द्वारा ही किया गया। हरिजन शब्द का प्रयोग भी गांधी जी के द्वारा ही किया गया। यह शब्द दलितों एवं पिछड़ों के लिए प्रयोग किया गया था। इसी के साथ महात्मा गांधी एवं गांधी युग का समापन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो यह पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।